हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे और अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट 6 चल रहा है हमारा। यूनिट 6 का पार्ट सी चल रहा है। ठीक है, तो पार्ट सी में हमारी काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। कल हमने बात की थी आपके कि डाटा को रेखा चित्रण के रूप में किस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्राकल्पना का परीक्षण किस तरीके से करते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, टाइप की जो एरर होती है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी सार्थकता के जो स्तर हैं उनकी बात करनी है, सांख्यिकीय जांच की शक्ति। ठीक है, तो आपको कल हम बता चुके थे कि नल हाइपोथेसिस सार्थकता के स्तर के लिए 0.001 से लेके 0.05 तक का सार्थकता स्तर होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, विश्वसनीयता जो स्तर होता है वो ये होता है कि किसी भी जब हम रिसर्च करने जाते हैं, जब मान लीजिए 2 प्रयोगों को लेते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप, जब हमने इस पर रिसर्च किया और इस पर रिसर्च किया तो इसमें जो अंतर आया और इसमें जो अंतर आया, ठीक है, इसमें जो प्रभाव पड़ा और इस ग्रुप पर जो प्रभाव पड़ा, उनका सिग्निफिकेंस लेवल कितना है। जब हम इसको देखते हैं तो 0.1 है, 0.01 है या 0.05 है। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, सार्थकता स्तर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी लोगों के। आगे हमको बात करनी है अपने टॉपिक के हिसाब से। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से बात कर चुके हैं इसके बारे में हम, तो इसमें हम अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसके बाद है आपकी सार्थकता के स्तर। ठीक है, तो जब सार्थकता स्तर होते हैं तो इसमें 2 प्रकार की आपकी क्या होते हैं, त्रुटि होती है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर बता चुकी हूँ। पहली होती है आपकी मापन में त्रुटि, दूसरी होती है सैम्पलिंग त्रुटि। ठीक है, न्यायदर्श त्रुटि। तो मापन त्रुटि क्या होती है, सैम्पलिंग एरर क्या होती है, मेजरमेंट एरर क्या होती है और सैम्पलिंग एरर क्या होती है। तो मेजरमेंट एरर जब होती है, जब मान लीजिए हम किसी भी टूल्स के जरिए, ठीक है, जब किसी भी टूल्स के जरिए जब हम आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तब जो त्रुटि होती है तो मापन त्रुटि होती है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है, 5 फुट 4 इंच, और टूल्स के जरिए हमने उसकी हाइट कितनी आंकी, 5 फुट 2 इंच। तो ये जो एरर हुई, ठीक है, मान लीजिए किसी एक क्लास में बच्चे की किसी के 20 नंबर आए अंग्रेजी विषय में, मान लीजिए इंग्लिश में, फिर किसी के 20 आए, किसी के 30 आए, 23 आए, किसी के 30 आए, किसी के 34 आए, इस तरीके से स्कोर आए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यदि यही टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, तो इसमें 2 मार्क्स किसी के लिए निर्धारित होंगे। तो हर बच्चे के जो 20 आए या 23 आए या 30 आए, 34 आए, ठीक है, तो ये तो निर्धारित है। लेकिन मान लीजिए यही टेस्ट आपका कैसा हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो उसी क्वेश्चन के लिए किसी व्यक्ति को 1 नंबर मिलेगा, किसी को 5 मिल जाएंगे, किसी को 2 मिलेंगे। तो उसमें जो हमारा क्या होता है, टेस्ट विश्वसनीय नहीं होता, उसकी विश्वसनीयता कम होती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, मापन त्रुटि कहते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब कभी भी हमारा जो टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए, हर बच्चे के लिए मार्क्स क्या होते हैं, हमारे निर्धारित होते हैं कि हमको इतने मार्क्स, यदि उसका क्वेश्चन सही हुआ तो उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हुआ, तो उसको पूरे कोई नंबर नहीं मिलेंगे, 0। ठीक है, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए उसने कुछ भी लिखा है, थोड़ा बहुत भी लिखा है, तो उसको 1 नंबर तो भी मिल जाएगा या 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से नंबर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सही है तो पूरे नंबर और गलत है तो 1 भी नहीं। ठीक है, तो इसको जब इस तरीके से हम मापन करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जब हम मापन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी मापन त्रुटि हो जाती है। और सैम्पलिंग एरर क्या होती है, हमेशा से देखा जाता है कि पूरी की पूरी जनसंख्या में से, ठीक है, ये क्या है, जनसंख्या, पूरी की पूरी जनसंख्या में से जब हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सैंपल चुनते हैं, न्याय मतलब सैंपल, न्यायदर्श जिसको कहते हैं, सैंपल चुनते हैं, तो इस सैंपल में हम क्या करते हैं, इस जनसंख्या के पूरे गुण होना चाहिए। ये जो सैंपल हो, ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये जो सैंपल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो सैंपल में सभी गुण होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल मान लीजिए हमको
लड़की और लड़कियों ये देखना है कि इस पॉपुलेशन में कितनी लड़की हैं और कितने लड़के हैं। तो हमने मान लीजिए कितनी लड़कियां हैं और कितनी लड़के हैं, तो इस सैंपल में से हमने मान लीजिए लड़कियां चुन ली, ठीक है। सारी जो हमने सैंपल लिया लड़कियां चुन ली। जब लड़कियों को चुन लिया, गर्ल्स को ही चुन लिया, तो हमारा ये सैंपल क्या कहेगा? इस सैंपल के आधार पर ही तो हम जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि ये जो जनसंख्या में कौन कौन से गुण हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कहेगा कि इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में केवल गर्ल्स हैं, बॉयज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने पूरी की पूरी गर्ल्स चुन ली है, बॉयज़ चुने ही नहीं है। तो सैंपल कैसा होना चाहिए कि पूरे जितने समूह में जितनी इसमें विशेषताएं हैं, सभी गुण एवं विशेषताओं के आधार पर सैंपल हमारा कैसा होना चाहिए? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला, दर्शाने वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पॉपुलेशन कितनी है? 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या चुनेंगे? मान लीजिए हमने 1000 लोगों को चुन लिया, ठीक है, 1000 लोगों को चुन लिया। तो कभी भी सैम्पलिंग करना अच्छी बात नहीं होती, ये बताते हैं। क्योंकि कभी भी सैम्पलिंग क्या होगी, जब हम 10,000 में से 1000 लोगों को चुनेंगे, तो क्या इस 1000 लोग पूरे के पूरे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो केवल रिसर्च करने के लिए हम कर लेते हैं। जितना शुद्ध हम सब पूरे के पूरे लोगों से मिलकर इन्फॉर्मेशन करेंगे, जब पूरे 10,000 लोगों पर रिसर्च करेंगे, तो ये ज़्यादा सही होगी कि जो 1000 लोगों पर कर रहे हैं ये ज़्यादा सही होगी। तो ये ज़्यादा सही होगी क्योंकि इसमें हम सभी लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या है, हम केवल सैम्पलिंग के जरिए, मान लीजिए इसमें हम या तो रैंडम तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं लोगों का, मान लीजिए अपनी मन मर्जी से कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड के जरिए किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो न्याय दर्श त्रुटि होती है कि मान लीजिए यहाँ पर हम जिसको जानते हैं उसको चुन लिया, तो इसको क्या कहते हैं? न्याय दर्श त्रुटि, ठीक है, सैम्पलिंग एरर कहते हैं। मान लीजिए जिनको हम जानते हैं, हमको डॉक्टरों पर रिसर्च करनी है, तो जो डॉक्टर हमारी जानकारी में है उनको हमने चुन लिया। यहाँ पर हमने क्या, किसी भी लैटरी या उसका, ठीक है। तो जब कभी मापन में ये गलतियाँ होती हैं तो इसी को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग त्रुटि कहते हैं। और हमेशा जो हमारा सैंपल होता है, जो हमारा न्याय दर्श होता है, कभी भी पूरी की पूरी जनसंख्या का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता, 100% प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि हम कहें कि 10,000 संख्या में से हमने 1000 लोगों पर का सिलेक्शन किया और इन पर रिसर्च करके हम 10,000 लोगों पर करते हैं, तो 100% ये क्या होगा? रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं हो सकता। बस रिसर्च करके हम बता सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में ये गुण हैं, लेकिन यदि आप कहें कि 100% सही है तो ये 100% सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? न्याय दर्श त्रुटि। जब कभी भी हम लोगों का चुनाव क्या करते हैं? रैंडम तरीके से नहीं करते हैं, मतलब कि पक्षपात रहित करते हैं, पक्षपात पूर्ण करते हैं, अपनी मनमर्जी से लोगों का चुनाव कर लिया। जिन लोगों को हम जानते हैं या जिन लोगों से हमारा लगाव है, जो हमारे रिश्ते में पड़ते हैं, उन लोगों का चुनाव कर लिया, या कहीं भी जो हमको आसानी से लोग मिल गए उनका चुनाव कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसी को क्या कहते हैं? न्याय दर्श त्रुटि कहते हैं, सैंपल एरर कहते हैं। और जब ये दोनों एरर होंगी तो क्या होगा? हमारा सैंपल कैसे होगा? उसका जो सार्थकता स्तर, सिग्निफिकेंस लेवल कैसा होगा? वो सही नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम सिग्निफिकेंस, जब सार्थकता स्तर को नापेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? अशुद्धियाँ आ जाएंगी, ठीक है, अशुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा। समझ में आया? इसके बाद है आपका, ये चीज़ समझ में आई सभी लोगों को? इसके बाद है आपका इसमें सांख्यिकी जांच की शक्ति तथा इसके प्रभाव का आकार, ठीक है। सांख्यिकीय जांच की शक्ति एवं इसके प्रभाव का आकार। सांख्यिकीय जांच की शक्ति, ठीक है। सांख्यिकीय जांच शक्ति। तो सांख्यिकीय जांच की शक्ति क्या होगी, ठीक है। हमने आपको टाइप 2 प्रकार की एरर बताई थी, जो शून्य परिकल्पना होती हैं, शून्य परिकल्पना होती है, वो कैसी? जो टाइप 1 एरर होती है, ठीक है, और टाइप 2 एरर होती है, ठीक है। तो जो टाइप 1 एरर का लेना देना होता है वो सार्थकता स्तर से होता है, ठीक है, 0.1 से 0.5 तक सार्थकता स्तर होता है। लेकिन जो हमारी सांख्यिकीय शक्ति का, ठीक है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स कैसी पावर का लेना देना होता है, वो हमारा
2 एरर से होता है। ठीक है, सांख्यिकीय शक्ति का लेना देना होता है टाइप 2 एरर से लेना होता है। ठीक है, तो समझ में आया। आगे हम बात करते हैं क्या होता है ये। जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी हम टाइप 2 एरर को कम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो टाइप 1 की बात हो गई, हमने किया कि सिग्निफिकेंस लेवल के माध्यम से। ठीक है, 2 प्रयोग हमने आपको बताया था कि मान लीजिए 2 समूह लिए, एक हमने लिया एक बच्चों में, इसमें एक बच्चों को क्या दिया, पुरस्कार दिया। ठीक है, और यहाँ बच्चों को पुरस्कार की कोई बात नहीं है, बच्चे जिस तरीके से सीखते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको कम से कम कई बार दोहराया, ठीक है, इस चीज़ को हमने कई बार दोहराया, इसके बाद इस ग्रुप में ये ए ग्रुप हो गया, तो हमने देखा ए ग्रुप के बच्चे तुलना में किस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको क्या दिया था, पुरस्कार दिया था, तो हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो अंतर आया है, ठीक है, बच्चे जल्दी सीखे हैं, इसका केवल और केवल क्या कारण है, एक ही कारण है, वो क्या है, पुरस्कार। ये इनका सीखना कोई चांस नहीं है या कोई अनायास नहीं है, कोई और अन्य दूसरा इसका कारण नहीं है। ठीक है, जब हमने ये मान लीजिए 100 बार दोहराया, ठीक है, यही टेस्ट हमने 100 बार किया, तो उसमें क्या देखा कि 99 बार, ठीक है, 99 बार बच्चे पुरस्कार देने से ही सीखे या चॉकलेट देने से ही सीखे, लेकिन 1% क्या हुआ, एक बार बच्चों ने क्या किया कि हमने उनको पुरस्कार नहीं भी दिया, फिर भी उन्होंने जल्दी से अपना काम कर लिया, जल्दी से वो सीख गए। तो ये 1% क्या है, चांस है, अनायास है, कि मतलब एक इत्तेफाक है, लेकिन 99% क्या है, सार्थक है। तो इसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये 0.01 से और 0.5 तक होता है। ठीक है, 1 से लेके 0.5 तक होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो अंतर आया इस ग्रुप में और इस ग्रुप में केवल और केवल किससे आया, पुरस्कार की वजह से आया। लेकिन फिर हमने वही दोहराया, तो मान लीजिए कि बच्चे 95 बार चॉकलेट देने से सीखे और 5 बार क्या हुआ, वो ऐसे ही सीख गए, उनको हमने पुरस्कार नहीं दिया फिर भी। तो ये क्या है, एक चांस है, एक संभावना है, क्या है, संभावना है कि वो सीख गए। लेकिन 95 क्या है, सार्थकता इसका है। तो इसी को कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये अनायास नहीं है, कैसा है, पूरा का पूरा हमारे किस पे, नल हाइपोथेसिस पर आधारित है कि जो हम परीक्षण कर रहे हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं, वो कैसा है, सार्थक है, अनायास कोई घटना नहीं है। बच्चे अनायास नहीं सीख रहे हैं, केवल चांस के जरिए नहीं सीख रहे हैं, सीखना उनका कैसा है, सार्थक है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये टाइप 1 एरर होती है। ठीक है, तो टाइप 1 एरर को हम कम कैसे करते हैं, 0.1 से लेके 0.5 ये सार्थकता स्तर होता है, इसके द्वारा हम उनके परीक्षण को नापते हैं। लेकिन सांख्यिकीय शक्ति, जब हम टाइप 2 एरर को कम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, इसको हमने आपको बताया था, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर और इसको क्या कहते हैं, बीटा एरर कहते हैं। ठीक है, तो जब हम सांख्यिकीय शक्ति के द्वारा, ठीक है, स्टैटिक्स पावर के द्वारा टाइप 2 एरर को कम करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकीय शक्ति कहते हैं, पावर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, सांख्यिकीय शक्ति कहते हैं। सांख्यिकीय शक्ति कैसे, जब कभी भी हमारी सांख्यिकीय शक्ति कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, जब हमारी सांख्यिकीय शक्ति स्टैटिक्स पावर अधिक होगी नल हाइपोथेसिस में या एक परीक्षण के दौरान, तो हमारी क्या होगी, टाइप 2 त्रुटि कम होगी। जब हम इसका ज़्यादा अधिक यूज करेंगे, जब ज़्यादा हमारी पावर ऑफ स्टैटिक्स कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, हम इसमें किस तरीके से हमने पुरस्कार दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टैटिक्स पावर लगा रहे हैं। ठीक है, कि बच्चे केवल और केवल पुरस्कार के जरिए ही सीखें, ऐसा तो नहीं है। ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है इन बच्चों को कोई और पुरस्कार दे रहा हो, हमने नहीं दिया, तो हो सकता है इनको कहीं और से चॉकलेट मिल रही हो। तो सांख्यिकीय शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक्स पावर का यूज करके हम टाइप 2 एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और सिग्निफिकेंस लेवल के माध्यम से हम टाइप 1 एरर को कम कर सकते हैं। तो जब दोनों को हम कम करने की कोशिश करते हैं, तो जब टाइप 1 एरर को कम करने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल के माध्यम से, तो इसको टाइप 1 एरर कहते हैं। और जब सांख्यिकीय शक्ति के माध्यम से टाइप 2 एरर को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, बीटा एरर होती है, टाइप 2 एरर होती है। मान लीजिए जैसे एक ग्रुप में, ठीक है, ये 2 ग्रुप है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, इसमें हमारी सांख्यिकीय शक्ति कितनी है, 10 है। ठीक है, और इसमें हमारी सांख्यिकीय शक्ति कितनी है, 0.95 है। तो हम क्या कहेंगे, किसमें हमारी टाइप 2 एरर होने की संभावना कम है या ज़्यादा है, बताइए।
तो जब इसमें हमारी सांख्यिकीय शक्ति क्या है, स्टैटिक्स पावर क्या है, ये सांख्यिकीय शक्ति है, ये 10 है और ये क्या है 0.95 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 है ए ग्रुप है, इसमें हमारी टाइप 2 एरर होने की संभावना क्या है, कम है, क्योंकि इसमें हमारी सांख्यिकीय शक्ति क्या है, ज़्यादा है, और इसमें हमारी सांख्यिकीय शक्ति कम है, तो इसमें टाइप 2 एरर की संभावना क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जब जब हमारी सांख्यिकीय शक्ति अधिक होगी, सांख्यिकीय शक्ति की मतलब स्टैटिक्स पावर का यूज हम ज़्यादा करेंगे, तो हमारी टाइप 2 एरर क्या होगी, कम हो जाएगी, और यदि स्टैटिक्स पावर का यूज हम कम करेंगे तो हमारी टाइप 2 एरर बढ़ने के चांस कैसे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं सांख्यिकीय शक्ति। ठीक है, समझ में आया। और जब सांख्यिकीय शक्ति हमको बढ़ानी हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो सैंपल होता है उसका साइज अधिक करते हैं। तो ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी हमको एरर कम करनी हो तो हम अपने सैंपल साइज का आकार क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं जब टाइप 1 एरर की बात की थी कि ये दोनों का एक गजब का कॉम्बिनेशन होता है कि जब हम टाइप 1 एरर को कम करते हैं तो टाइप 2 एरर अपने आप बढ़ जाती है, और टाइप 2 एरर को हम जब कम करते हैं तो टाइप 1 एरर अपने आप बढ़ जाती है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, टाइप 2 एरर को कंट्रोल करने के लिए हम सांख्यिकीय स्टैटिक्स पावर का यूज करते हैं, टाइप 1 एरर को कंट्रोल करने के लिए हम सिग्निफिकेंस लेवल का यूज करते हैं। जब इन दोनों को, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो लेवल होता है, क्या लिमिट होता है, मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला है आपका प्राचलिक तकनीक है और गैर प्राचलिक तकनीक है। ठीक है, तो इनकी भी बात करते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहसंबंध। पहले सहसंबंध की बात कर लेते हैं। सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध जिसको कहते हैं कोरिलेशन। सहसंबंध ज्ञात करना और सहसंबंध का उपयोग क्या होता है। ठीक है, सहसंबंध क्या होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं जिससे आपको सहसंबंध बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार है, गिलफोर्ड के अनुसार। ठीक है, सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है। सहसंबंध गुणांक हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, फिर से लेकिन इसकी बात करें, सहसंबंध गुणांक सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है ठीक है, वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक, ठीक है, दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं, सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन से दूसरे में ठीक है, सॉरी ये नहीं, एक के परिवर्तन से, ठीक है, एक के परिवर्तन सीमा तक संबंधित हैं। एक के परिवर्तन दूसरी के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक के परिवर्तन दूसरी को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनका लेना देना जो सहसंबंध होता है वो वही होता है कि मान लीजिए दो चर हैं। ठीक है, दो वेरिएबल हैं, एक चर
दूसरा चर, ठीक है। तो दो वेरिएबल आपस में कितने संबंधित हैं यदि इस चर की मात्रा में कुछ घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो दूसरे वाले चर में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चन में पूछे भी गए होंगे कि x है मान लीजिए और ये y है, तो ये x और y आपस में कितने रिलेटेड हैं, x में परिवर्तन से y में कितना परिवर्तन आ रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, सहसंबंध। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कितने प्रभावित करते हैं। यदि मान लीजिए हमने x में कुछ घटाया या बढ़ाया तो y में भी कितना परिवर्तन आ रहा है, y भी घट जाए या बढ़ जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, सहसंबंध। गुणांक सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित हैं। ये जो दो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से कितनी संबंधित है, एक दूसरे तथा एक के परिवर्तन दूसरी को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। यदि हमने x में परिवर्तन किया तो y में कितना परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या ये y कितना प्रभावित होता है x से, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं सहसंबंध गुणांक किसको कहते हैं, ठीक है। सहसंबंध गुणांक किसको कहते हैं, मान लीजिए इसमें हमने घटाया, ठीक है, ये वेरिएबल्स है, ये एक चर है। जब हम x वेरिएबल में कुछ घटाते हैं या बढ़ाते हैं और जो y वेरिएबल में कुछ घट जाए या बढ़ जाए, ठीक है, तो ये कितना बढ़ा है, किस मात्रा में बढ़ा है, तो जो वो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसी को हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक कहते हैं। जब हमने इसमें मान लीजिए 10 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है, तो इसमें भी 10 रुपये बढ़ जाएं या 10 रुपये घट जाएं, तो इसकी जो मात्रा होगी, ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें 10 बढ़ाए और इसमें 10 बढ़ गए या 7 बढ़ गए, तो ये जो क्वांटिटी होगी या मात्रा होगी इसको हम क्या करेंगे, सहसंबंध गुणांक करेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें ये अलग अलग तरीके के होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, रेखीय होते हैं, वक्रात्मक होते हैं, उनकी बात करते हैं कि सहसंबंध जो आपके किन किन तरीके के होते हैं, ठीक है। सहसंबंध आपके सबसे पहले तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। पहला है आपका मात्रात्मक या जिसको कहते हैं संख्यात्मक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव, और इसको कहते हैं गुणात्मक, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं सहसंबंध के प्रकार, ठीक है। क्वालिटेटिव कहते हैं, अब इसको कहते हैं, मतलब ये सहसंबंध है, ठीक है, मात्रात्मक सहसंबंध या आपका गुणात्मक सहसंबंध, इसमें लिख दीजिए सहसंबंध, कोरिलेशन है आपका गुणात्मक सहसंबंध। तो सीधा सीधा सा आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें जो सहसंबंध होगा वो क्वांटिटी के रूप में होगा। मान लीजिए एक ग्रुप में किसी के 10 नंबर आए और इसमें किसी के आ गए 15 नंबर आए, तो जब हमने इनको देखा, इनका कंपैरिजन किया, तो हमने कहा इसमें इसके कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, 5 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो ये जो 5 नंबर का इसमें क्या है, कोरिलेशन है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सहसंबंध। तो ये जो कोरिलेशन निकल कर आएगा ये क्वांटिटी में निकल कर आएगा, मात्रा में निकल कर आएगा या संख्याओं में निकल कर आएगा। पर इसमें जो आपका गुणात्मक सहसंबंध निकल कर आएगा, इसमें आपका गुणों एवं विशेषताओं के आधार पर निकल कर आएगा कि राम श्याम से कितना ऊंचा है, तो एक कम ऊंचा है, निम्न ऊंचा है या मध्यम ऊंचा है, तो ये गुणों के रूप में निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं, सबसे पहले होता है धनात्मक, जिसको कहते हैं पॉजिटिव, दूसरा होता है ऋणात्मक जिसको कहते हैं नेगेटिव, और तीसरा होता है शून्य, जीरो, मतलब कि कोई सहसंबंध नहीं है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। कोई इसके बढ़ने से उसमें कोई अंतर नहीं आता है, x के बढ़ने से y में कोई अंतर नहीं आएगा और y के बढ़ने से x में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो होते हैं रेखीय सहसंबंध होते हैं, और ये होते हैं आपके वक्रात्मक, ठीक है।
समझ में आया? ये आपके सहसंबंध के टाइप होते हैं। ठीक है, इसी टाइप में बता देते हैं आपको धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, ऋणात्मक, शून्य और क्या होता है। ठीक है, तो धनात्मक संबंध क्या होता है कि जब एक वेरिएबल्स के बढ़ाने से, ठीक है, क्या हो जाए, दूसरा वेरिएबल्स भी बढ़ जाए या घट जाए, तो इसको क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए हमने किसी में 10% जोड़ा, ठीक है, 10% जोड़ा, तो इसमें भी कितनी की दूसरे एक्स और वाई को लेके चलते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स में हमने 10% जोड़ा तो वाई में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 7% की, या मान लीजिए 2% की, लेकिन इसकी भी मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, तो जब एक चर के बढ़ाने से दूसरा चर बढ़ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। मतलब बढ़ जाए या घट जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, मतलब कि x में यदि हमने 10% जोड़ा तो इसमें भी क्या हो गई, 10% की वृद्धि हो जाए या 7% की वृद्धि हो जाए। मतलब कि एक चर को बढ़ाने से दूसरा चर भी बढ़ जाए। ठीक है, तो या एक चर को घटाने से, इसमें हमने क्या कर दिया, 10% माइनस कर दिया, तो दूसरे बाई में भी 10% की माइनस हो गया या 7% माइनस हो गया, तो इसी को हम कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, मतलब एक चर को बढ़ाने से दूसरा चर बढ़ जाए या एक चर को घटाने से दूसरा चर भी घट जाए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें हमने 10% जोड़ा तो इसमें 10% की ही वृद्धि होगी, एक्स में यदि हमने 10% जोड़ा तो इसमें 10% की ही वृद्धि होगी, इसमें 7 की भी वृद्धि हो सकती है, 2 की भी वृद्धि हो सकती है, 1 की भी वृद्धि, बस वृद्धि से मतलब है। ठीक है, एक चर की मात्रा बढ़ाने से दूसरे चर की मात्रा भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, और एक चर की मात्रा घटाने से दूसरे चर की मात्रा भी घट जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध में जब एक चर की मात्रा, ठीक है, इसको हमने बढ़ाया और ये वाला घट जाए, x को हमने बढ़ाया और y क्या हो गया, घट गया, तो इस तरीके के सहसंबंध को हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि यदि हमने इसको घटाया तो ये भी घट गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको x को बढ़ा रहे हैं और y क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक। मतलब कि यहाँ पर हमने 10% को जोड़ा तो यहाँ पर हमको क्या हो गया, 5% की हानि हो गई, मतलब 5% कम हो गए। यहाँ पर हमने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पर हमको मिले कितने, 5 ही मिले बाई में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर हम जब एक चर को बढ़ाते हैं और दूसरा चर भी बढ़ जाए, या दूसरे चर को घटाते हैं तो पहले चर को घटाते हैं तो दूसरा चर भी घट जाए। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध, जब एक चर को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो दूसरा चर क्या कर जाए, घट जाए। ठीक है, या फिर दूसरे चर को घटे या दूसरे चर को हम पहले चर को घटाएं तो दूसरा चर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध। शून्य सहसंबंध क्या होता है, इनमें कोई इसमें मतलब कोई भी ना घटता है ना बढ़ता है। मान लीजिए x में हमने क्या किया, बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो y क्या हुआ, ना तो ये घटा और ना ही ये बढ़ा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसमें, तो ये हमारा क्या, शून्य सहसंबंध। ठीक है, मतलब कि x बढ़ाने से, एक वेरिएबल को बढ़ाने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य संबंध, शून्य सहसंबंध। और जब एक चर को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाए, दूसरा वेरिएबल्स पे भी इफेक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक वेरिएबल्स के बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल्स घट जाए या पहले वेरिएबल्स को घटाने से दूसरा वेरिएबल्स बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और जो शून्य सहसंबंध क्या होता है, जब एक वेरिएबल्स को बढ़ाने से ना दूसरा घटे और ना ही बढ़े, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य सहसंबंध। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए सीखने पर, ठीक है, तो सीखने पर मान लीजिए किसी बच्चे का फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, या मान लीजिए उसके 90% आए, ठीक है, तो इससे उसका जो आर्थिक स्तर होगा, इस पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, या उसकी शिक्षा का आर्थिक स्तर पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि एक आर्थिक स्तर का एक बच्चे की परसेंटेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमारा आर्थिक स्तर बढ़ गया, ठीक है, आर्थिक स्तर घट गया, मान लीजिए घट गया हमारा आर्थिक स्तर, तो बच्चे के परसेंटेज भी घट जाएंगे क्या? नहीं घटेंगे, बच्चे के परसेंटेज तो फिक्स ही रहेंगे ना।
लेकिन बच्चे के परसेंटेज मान लीजिए बढ़ जाएं, ये आपके 95% हो जाए, तो क्या आपका आर्थिक स्तर भी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये किस तरीके का सहसंबंध होता है? ये शून्य सहसंबंध। हम इसमें आपके जो बच्चे के परसेंटेज हैं उसको बढ़ाएंगे तो ना इस पर कोई इफेक्ट, ना आर्थिक स्तर आपका घटेगा ना बढ़ेगा, और आर्थिक स्तर को बढ़ा देंगे तो ना आपका परसेंटेज स्तर क्या ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इस तरीके का जो सहसंबंध होता है वो किस तरीके का होता है? शून्य सहसंबंध, जीरो कोरिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपका करते हैं गुणात्मक सहसंबंध। गुणात्मक सहसंबंध में आपके कौन से आ जाते हैं? रेखात्मक सहसंबंध और आपका वक्रात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो रेखात्मक सहसंबंध क्या होता है? इसको कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। रेखात्मक सहसंबंध क्या होता है कि जब कभी भी, ठीक है, पहले वेरिएबल्स में कुछ घटाया जाए या बढ़ाया जाए, ठीक है, तो दूसरा भी उसी अनुपात में, ठीक है। धनात्मक सहसंबंध में क्या था? धनात्मक सहसंबंध में था कि पहले में घटाया जाए या बढ़ाया जाए, दूसरा भी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले में हमने कुछ भी घटाया तो दूसरा भी घट गया, और जब हमने दूसरे में बढ़ाया तो पहले में बढ़ाया तो दूसरा भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसको कहते हैं धनात्मक कोरिलेशन। लेकिन रेखीय सहसंबंध में क्या होता है कि जब पहले वेरिएबल्स को हमने घटाया या बढ़ाया तो जो दूसरा वेरिएबल्स होता है वो भी उसी अनुपात में क्या हो जाए? बढ़ जाए या घट जाए। यहाँ पर अनुपात फिक्स होता है, ठीक है, घट जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय सहसंबंध। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया? 10% की वृद्धि की। क्या किया? यहाँ पर हमने 10% की वृद्धि की, तो दूसरा चर क्या हो गया? 10% प्लस हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया? 10% माइनस किया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 10% माइनस हो गया। तो जिस मात्रा इनकी फिक्स होती है, यहाँ पर यदि हम 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 बढ़ जाएगा। इनकी मात्रा फिक्स हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय सहसंबंध। इसको हम जैसे ग्राफ पर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी आयु हो गई, तो ये आपकी मान लीजिए लंबाई हो गई, तो ये क्या हो गई? आयु हो गई। तो जब आपकी आयु बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी? लंबाई भी बढ़ेगी। अगर यहाँ से आपकी आयु बढ़ेगी तो यहाँ से आपकी लंबाई भी बढ़ेगी। आप 2 वर्ष के हैं तो आपकी हाइट इतनी होगी, आप 4 वर्ष के हो गए आपकी हाइट इतनी हो गई, आप 10 वर्ष के हो गए तो आपकी हाइट। इसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकें तो इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन या आपका रेखात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो समझ में आया कि जब कभी भी पहले चर में कुछ घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो दूसरा चर भी उसी अनुपात में घट जाए या बढ़ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपका रेखात्मक कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, जिस अनुपात में घटाया जाए, ठीक है, दूसरा चर उसी अनुपात में घट जाए। बताया ना आपको, इसमें यदि हमने 10 माइनस किया तो यहाँ पर भी 10 माइनस हो गया, यहाँ पर 2 माइनस किया तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया। या जिस अनुपात में बढ़ाया जाए दूसरा भी उसी अनुपात में बढ़ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन। समझ में आया? ठीक है। वक्रात्मक सहसंबंध क्या होता है? वक्रात्मक सहसंबंध ऐसे संबंध को कहते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं जब कभी भी एक वेरिएबल्स को, ठीक है, जब कभी भी एक चर और दूसरा चर, ठीक है, 2 वेरिएबल्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि एक को बढ़ाने से, ठीक है, एक को बढ़ाने से दूसरा चर भी कुछ टाइम तक बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? ये घटना शुरू हो जाता है। ऐसे कोरिलेशन को क्या कहते हैं? आपका वक्रात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, ऐसा चर, इस प्रकार का संबंध होता है 2 चरों में जब एक टाइम तक तो इनमें धनात्मक सहसंबंध होता है, ठीक है, बढ़ता है। जब एक चर को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा चर भी बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे आयु का संबंध, जो आयु का संबंध स्मरण शक्ति से, आयु का और स्मरण शक्ति का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? वक्रात्मक होता है। जैसे जैसे आपकी आयु
बढ़ती है वैसे वैसे आपका क्या स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, आपकी जो याददाश्त भी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम क्या हो जाता है, आपकी आयु तो फिक्स हो जाती है, ठीक है। एक चाहे आपकी मान लीजिए आप कितने 30 पे पहुँच गए, ठीक है, 30 के हो गए, तो 30 के बाद आपकी धीरे धीरे 50, 70, 60, इसके बाद आपकी क्या हो गया, स्मरण शक्ति घटनी शुरू हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं वक्रात्मक सहसंबंध कि जब एक चर दूसरे चर से इस तरीके से संबंधित होता है तो एक टाइम तक, कुछ टाइम तक तो उनमें धनात्मक सहसंबंध होता है, कुछ टाइम तक तो दूसरा चर बढ़ता है। बाहर बहुत शोर हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में वो दूसरा चर घटना शुरू होता है, ठीक है। पहले तो वो बढ़ा लेकिन कुछ टाइम बाद में वो धीरे धीरे घटने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं वक्रात्मक सहसंबंध, ठीक है। समझ में आया। जो आयु और स्मरण शक्ति का जो रिलेशन होता है, आयु एक चर है, वेरिएबल्स है, और स्मरण शक्ति क्या है, दूसरा वेरिएबल्स है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है, एक चर में वृद्धि होती है, तो दूसरा चर क्या होता है, स्मरण शक्ति भी आपकी बढ़ती है। लेकिन आयु आपकी फिक्स मान लीजिए 30 हो जाती है, तो 30 के बाद आयु आपकी नहीं बढ़ेगी, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आयु आपकी बढ़ेगी, सॉरी आयु तो बढ़ेगी आपकी, आयु 35, 40, 50, 60 जाएगी, लेकिन जो स्मरण शक्ति होगी ये नहीं बढ़ेगी, ये घटनी आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया। तो इसी तरीके के कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, आपका वक्रात्मक सहसंबंध, वक्रात्मक कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। इनकी एक टेबल होती है जिनको हम बता देते हैं आपके सामने। ये इनका रोल अभी तो नहीं होगा, लेकिन जब आप इसके स्टैटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तब इनका रोल बहुत ज़्यादा होगा, तब हम आपको और अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि जब आपका क्या, हम स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने आपकी इसकी टेबल बना दी है। जो सहसंबंध गुणांक होता है वो कितना, इससे लेकर कितना होता है, इसका जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, रेंज होती है, ये कितनी होती है, -1 से -0.00 से +1 तक होती है, ठीक है, +1 तक होती है, माइनस से लेके +1 तक होती है इसकी रेंज। जो आपका NPC होता है इस तरीके से, इसमें 0 होता है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, +1, +2, +3, और यहाँ पर क्या होता है, -1, -2, -3, तो क्या होता है, +1 से -1 तक होता है। समझ में आया। तो जब NPC पे हम इस तरीके से, तो जो +1 का सहसंबंध होता है वो पूर्ण रूप से धनात्मक होता है 100%, मतलब यहाँ पर हमने यदि 10 बढ़ाया तो यहाँ पर भी 10 बढ़ गया, पूर्ण सहसंबंध बराबर है, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तब इनका हमको जरूरत पड़ेगी टेबल की, ठीक है। तो किस तरीके का सहसंबंध है, आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सहसंबंध गुणांक का जो प्रसार होता है कितना होता है। तो सहसंबंध गुणांक का जो प्रसार होता है वो -1 से लेके +1 तक होता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका धनात्मक सहसंबंध और यहाँ आपका ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है, ऋणात्मक यहाँ से। तो +1 का जो पूरा होगा वो पूरा 100% होगा। इसके बाद 90 से 100 तक अत्यंत उच्च, ठीक है। यदि 90 तक आपकी वैल्यू आ रही है तो अत्यंत उच्च है, और 70 से 90 तक आ रही है तो उच्च धनात्मक, 40 से 70 आ रही है तो आपका साधारण, मतलब कि एक एवरेज औसत सहसंबंध है, ठीक है, नॉर्मली है, ठीक है। 20 से 20 से 40 तक आ रही है तो निम्न धनात्मक, और 0 से 20 तक आ रही है तो अत्यंत निम्न धनात्मक है, ठीक है, अत्यंत निम्न धनात्मक। और इसके बाद 0 पर क्या हो जाता है, शून्य सहसंबंध, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखते हैं -1 से +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, फिर 0 से शुरू होगा, 0 से 20 तक क्या होता है, अत्यंत निम्न ऋणात्मक, ठीक है। इसके बाद 20 से 40 तक निम्न ऋणात्मक, 40 से 70 तक साधारण यानी औसत, एक एवरेज, ठीक है, नॉर्मली नेगेटिव। इसके बाद 70 से 90 तक उच्च नेगेटिव सहसंबंध, और 90 से 100 तक 1.00 तक अत्यंत उच्च ऋणात्मक, और जो -1.00 पे होता है तो पूर्ण ऋणात्मक, मतलब कि पूर्ण नेगेटिव। यदि यहाँ पर हमने 10 को घटाया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 10% ही घट जाएगा, तो ये क्या होता है, पूर्ण नेगेटिव। यदि हमने यहाँ पे 10 को बढ़ाया और यहाँ पर क्या हो गया, 7 बढ़ गया, 7 बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका
साधारण सहसंबंध, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है कितनी बड़ी, तो इसी को क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक कहते हैं, ठीक है। इनकी क्वांटिटी समझ में आ गई आप सभी लोगों को। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपना लिख सकते हैं, ये आपकी टेबल है। उम्मीद करती हूँ ये कोरिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके इसमें क्या है, ठीक है, अब आपकी है प्राचलिक एवं गैर प्राचलिक तकनीक है, ठीक है। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्राचलिक सांख्यिकी तथा अप्राचलिक सांख्यिकी की, ठीक है। तो प्राचलिक ठीक है, प्राचलिक सांख्यिकी और गैर प्राचलिक सांख्यिकी। प्राचलिक सांख्यिकी और अप्राचलिक सांख्यिकी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, पैरामीट्रिक स्टैटिक्स भी बोलते हैं, या नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है, स्टैटिक्स बोलिए, ठीक है, पैरामीट्रिक एवं नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स, ठीक है। तो सांख्यिकी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी पहले समझते हैं होते क्या हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम पूरी की पूरी जनसंख्या में से, ठीक है, जब रिसर्च करने जाते हैं तो हमारे पास समस्या होती है, और समस्या के लिए हम क्या करते हैं, हमको एक सैंपल साइज चाहिए होता है कि हम जो रिसर्च करेंगे वो कहाँ करेंगे, ठीक है। तो जब उस जो सैंपल का हम जो साइज चुनते हैं, ठीक है, जो सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उस सैंपल को कलेक्ट करने से लेके, ठीक है, किन किन तरीके से हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे उससे संबंधित कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। जब हम उन शर्तों को मानते हैं, उन नियमों को मानते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी प्राचलिक सांख्यिकी होती है। और लेकिन जब हम उन शर्तों को नहीं मानते हैं तो वो हमारी क्या होती है, नॉन पैरामीट्रिक या अप्राचलिक सांख्यिकी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राचलिक सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक। तो हम कह सकते हैं कि जो पैरामीट्रिक स्टैटिक्स होती है ये हमारी क्या होती है, मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक रूप से। और इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव, गुणों का, ठीक है, गुणात्मक रूप से हम वो करते हैं, ठीक है। जब हम सैंपल को चुनते हैं, ठीक है, जब हम सैंपल को चुनते हैं तो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए पैरामीट्रिक में हमारी पहली शर्त होती है हम यादृच्छिक विधि का यूज करें, रैंडम का, ठीक है, रैंडम विधि का यूज करें, जिससे क्या हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो, ठीक है, किसी के भी साथ पक्षपात ना हो, तो हमको रैंडम विधि का यूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त होती है यहाँ पर जो हमारा वितरण होना चाहिए वो प्रसामान्य होना चाहिए, ठीक है, प्रसामान्य वितरण होना चाहिए। प्रसामान्य वितरण क्या होता है कि जो हमारी जनसंख्या हो, जो हमारी पॉपुलेशन हो, वो सभी जगह समान रूप से फैली हुई हो। जैसे जो एनपीसी होता है यहाँ पर ये होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा एनपीसी पे जो जीरो बिंदु होता है यहाँ पर आपका मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, तीनों चीज़ें इसी सेंट्रल पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से +1 सिग्मा बोलते हैं, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर -1 सिग्मा, -2 सिग्मा और -3 सिग्मा।
तो ये होती है। तो इसका जो सामान्य होता है कैसा, वितरण कैसा होना चाहिए, सामान्य, बराबर बराबर होना चाहिए। इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो वैल्यू होती है कितना, 100%। इसको कैसे, बराबर रूप से फैले हुए होते हैं। इनकी मैं वैल्यू बता देती हूँ, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीन भी होता है, आपको बताया मीडियन भी होता है और मोड भी होता है, 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मीन भी होता है, मोड भी होता है और मीडियन भी होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ से इसकी, ठीक है, मीडियन से इसकी -1 तक की जो वैल्यू होती है, इतनी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 34.30%, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो, लेकिन यहाँ के जितने केसेस होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। तो जब इतने, यहाँ पे ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 50% है और यहाँ पर 50% है। 50% जो केस होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, 50% जो केस होते हैं वो धनात्मक होती हैं। तो यहाँ से 0 से लेके -1 सिग्मा तक की जो वैल्यू होती है 34.13% होती है। और यहाँ से, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, केवल यहाँ से लेके जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो भी देख लीजिए, वो आपकी होती है 13.95%, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.14%। इसको आप याद रखिएगा, या चाहे आप तो लिख लीजिएगा। जब यहाँ पर इतनी होती है तो इस साइड भी इतनी ही होती है, ठीक है। यहाँ से तो इतनी जो होगी, यहाँ भी 34.13, और जो इसकी इतनी होगी तो 13.95%, और यहाँ पर जो होगी तो 2.14%, ठीक है। तो ये कभी कभी आपका आ जाता है कि आपकी वैल्यू कितनी, -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा तक की दूरी कितनी है, वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करेंगे, -34.13, यहाँ जब इतना है तो +1 सिग्मा, यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। -1 सिग्मा से लेके +1 सिग्मा की दूरी कितनी होगी, तो इनको 34.13, तो हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 34 पॉइंट कितना हो जाएगा, सीधा सा देखिए ना, 448, तो 68%। तो आपकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68%। एक मोटा मोटा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि कह दिया जाए कि -2 सिग्मा से लेके +2 सिग्मा तक की दूरी कितनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को 13.95 और 34.13 को इस साइड भी ले लेंगे, इतनी वैल्यू, उनको जोड़ देंगे, ठीक है। पहले इनको जोड़ देंगे, फिर डबल इनका प्लस में जोड़ देंगे। इसके बाद जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका इससे दूरी, और जब पूरे को आप इसको जोड़कर और इसको पूरा जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो वितरण जो आपका प्रसामान्य वितरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बराबर। जब आपका मीन मीडियन मोड सेंट्रल बिंदु पर होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के सेंट्रल पॉइंट पर होगा, 0 पर होगा, तो आपका जनसंख्या का वितरण कैसा होगा, सामान्य होगा, वितरण प्रसामान्य होगा, मतलब सभी जगह समान रूप से फैला हुआ होगा। जिस तरीके से ये हमने आपको बताया, इस तरीके से फैला हुआ होगा। तो प्राचलिक सांख्यिकी की ये विशेषता होती है, ये शर्त होती है कि ये नियम होता है कि वितरण कैसा होना चाहिए, प्रसामान्य होना चाहिए, तभी हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समान समझ में आया, वितरण कैसा होना चाहिए, प्रसामान्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए, जो वेरिएबल्स होने चाहिए, वो जो चर होने चाहिए, वो किससे मापने चाहिए, या तो आपके अंतराल मापनी से, क्योंकि क्वांटिटेटिव आ रहा है इसमें, ठीक है, अंतराल मापनी से, या आपका अनुपात मापनी से। अनुपात मापनी पर कैसा होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, अनुपात मापनी या अंतराल मापनी से मापा जा सके वेरिएबल्स, ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, आपका गुणा कर सकें, जोड़ कर सकें, घटा सकें, और उसमें क्या, माध्य निकाल सकें, ठीक है, मीन निकाल सकें, ठीक है, मीन निकाल सकें। तो इसी को क्या कहते हैं हम, प्राचलिक सांख्यिकी।
मतलब यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होता है, गुणात्मक प्रवृत्ति का यूज नहीं होता है, संख्यात्मक प्रवृत्ति का यूज होता है। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे रेशियो स्केल पर और आपके इंटरवल स्केल पर होते हैं, ठीक है। वितरण कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही जगह सारा इकट्ठा हो, ठीक है। जब मान लीजिए हमको पूरे गाँव से चीज़ों को लेना है, पूरे गांव पर यदि हमको रिसर्च करनी है और गांव में कितने, मान लीजिए 5 मोहल्ले हैं, ठीक है, 5 मोहल्ले हैं, तो जो वितरण कैसा हो, 5 मोहल्ले में कैसे हो, मान लीजिए पूरी 50-50 लोग रहते हैं, ठीक है, 50-50 लोग रहते हैं, 50%, ठीक है। तो कितना हो गया ये हमारा, तो पूरी पॉपुलेशन कितनी हुई, 250, ठीक है। तो 250 लोग होंगे पूरे, लेकिन 250 लोग कैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर 75 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 10 ही लोग रह रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वितरण कैसा हो जाएगा, सामान्य नहीं होगा, प्रसामान्य नहीं होगा, ये कहीं कैसा होगा, ज़्यादा आपके लोग रह रहे हैं और कहीं कम, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वितरण कैसा होना चाहिए, प्रसामान्य होना चाहिए, बराबर बराबर, ठीक है। सब जगह कैसे होना चाहिए, लोग बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई है सभी लोगों को। और इसमें कौन कौन से टेस्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं, जो आपका टी टेस्ट होता है, ठीक है। एफ टेस्ट का यूज कर सकते हैं, एफ टेस्ट को ही सबको मालूम होगा, एनोवा, ठीक है, एनोवा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन सा आपका टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड स्कोर जो निकालते हैं या जेड टेस्ट कहते हैं जिसको, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके ये सभी क्या है, प्राचलिक पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। यदि कभी कभी ये पूछे जाते हैं आपसे कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से, तो जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और आपका एनोवा टेस्ट, ये सारे क्या हैं, आपके पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी अप्राचलिक स्टैटिक्स, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गई। इसमें हमारा क्या क्या होता है, ठीक है, ये हमारी शर्तें होती हैं। जब हम इन शर्तों पर काम करते हुए, इन शर्तों को फॉलो अप करते हुए, मानते हुए हम क्या करते हैं, सैंपल सिलेक्ट करते हैं और सैंपल का सिलेक्शन करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो ये क्या होती हैं, आपकी पैरामीट्रिक होती है, ठीक है, पैरामीटर स्टैटिक्स होती है। और नॉन पैरामीट्रिक क्या होती है, नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, जो हम डाटा को कलेक्ट करें वो कैसा होना चाहिए, जो भी हम चरों को, जो वेरिएबल्स को हम चुन रहे हैं, जो सैंपल साइज में जिन लोगों को जो प्रेक्षण, जो सैंपल ले रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, उनमें स्वतंत्रता होनी चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब उनके लेने में कोई भी पक्षपात ना हो। जो हमने आपको यहाँ बताया था, यादृच्छिक विधि से हम जो चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास स्वतंत्रता होती है प्रेक्षण को लेने की, ऑब्जर्व सैंपल को लेने की, हमारे पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है, हम किसी भी विधि के द्वारा उसको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसको हम जानते हैं उसको हमने सैंपल में ले लिया और जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हटा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता के साथ हमारा सिलेक्शन किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो आंकड़े हों, इसमें हमने आपको बताया था किस तरीके अंतराल और अनुपात के रूप में होने चाहिए, तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, क्रमिक होने चाहिए और नामित, मतलब हम उनको समूहों में बांट सकें या क्रम दे सकें। जो वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे कैसे होने चाहिए, क्रम के रूप में होने चाहिए और समूहों में बांटने या उनको हम नाम दे सकें, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल क्या हो सकता है, उनको हम क्रम दे सकते हैं और नाम दे सकते हैं, ठीक है। उनके साथ कोई क्या कर सकते हैं, गुणा भाग नहीं कर सकते, ठीक है। उनको छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे क्रम में हम उनको रख सकते हैं और नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रसामान्य वितरण, यहाँ पर क्या होता है, वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहते हैं, वितरण मुक्त सांख्यिकी। यहाँ पर जनसंख्या कैसी भी हो, मान लीजिए जो आपका एनपीसी है ये है, यहाँ पर इसमें मीन मीडियन मोड एक ही जगह नहीं होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर, तो वितरण मुक्त सांख्यिकी, ठीक है। जनसंख्या हमारी कैसी भी हो, किसी भी तरीके से जब हमको गुणात्मक रूपों से हम
आपका पॉपुलेशन का चुनाव करते हैं, गुणात्मक वेरिएबल्स होती हैं हमारी, तब हम किसका उपयोग करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है, मान लीजिए ये हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, तो इसमें लोग क्या है, यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पर लोग क्या है, कम हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें केवल अपनी क्या करना है, अपनी टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपनी समस्या के अकॉर्डिंग हम लोगों का चुनाव कर लेंगे जहाँ से हमारी मन मर्जी होगी। इसमें स्पेशली कोई शर्तें नहीं होती। ठीक है, आंकड़े जो होने चाहिए हमारे क्रम सूचक मापनी पर होने चाहिए और नामित मापनी पर होने चाहिए, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद इसमें टेस्ट कौन कौन सी लगा सकते हैं, इसमें हम मीन का यूज करते हैं। ठीक है, मीडियन का, मीन का नहीं, मीडियन का, मध्यिका का, मीडियन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम देख सकते हैं कि ये मीडियन है। ठीक है, मीन है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका मीन और मोड का यूज होता है। ठीक है, इसमें केवल मीन का यूज होता है। ठीक है, और जो आपकी होती है इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को लगा सकते हैं, इसमें स्पेशली कोई बहुत ज़्यादा शर्त नहीं होती है। ठीक है, इसमें हम आपका मध्यिका का यूज करते हैं और सहसंबंध देखने के लिए जो स्पीयरमैन की ओटी रैंक डिफरेंस मेथड है। ठीक है, ओटी अंतर विधि, रैंक डिफरेंट मेथड, ओटी अंतर विधि, अभी आगे हम इनकी बात कर लेंगे। जो रैंक डिफरेंट मेथड होता है कि केवल हम रैंक दे सकते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, तो इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वान विटनी परीक्षण। ठीक है, वान विटनी का यूज करते हैं, यू परीक्षण का यूज करते हैं। इसके बाद हम सहसंबंध को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें जो होता है, इसमें आपका आता है, ये तो हो गया आपका कोटि अंतर विधि। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपका आर गुणांक, जो आर गुणांक आता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, आर गुणांक जिसको कहते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इसमें हम इसका यूज करते हैं, इसको आर से करते हैं, ये पियर्सन का होता है। ठीक है, पियर्सन का, जिसको आर से जनरेट करते हैं। और यहाँ पर ये होती है कोटि अंतर जो होती है स्पीयरमैन की है, इसको हम जो डोनेट करते हैं वो पी से करते हैं। ठीक है, पी से डोनेट करते हैं, ये आपकी स्पीयरमैन। ठीक है, जो कोटि अंतर विधि रैंक डिफरेंस मेथड स्पीयरमैन की, इसको पी से डोनेट करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ये आपकी किसकी है, पियर्सन की है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, आर से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, कार्ल पियर्सन की है और ये स्पीयरमैन की है। ठीक है, तो इन दोनों में केवल इतना ही अंतर होता है। और ये कब करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जब हम सैंपल साइज चुनते हैं अपनी समस्या से रिलेटेड, जो भी हम सैंपल लेते हैं, तो जब हम इसका यूज करते हैं, इसमें हमारा जो सैंपल साइज होता है n = 30 होता है, या 30 से कम होता है, 30 से अधिक नहीं होता है। और उसमें हमारा क्या होता है, सैंपल साइज 30 से अधिक होता है। ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं। जब हमको क्वांटिटी के रूप में वेरिएबल्स होते हैं तो हम इसका पैरामीट्रिक का, और जब हमारी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर होती है तो हम किसका यूज करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक। इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, यही इसकी अंतर है इन दोनों में। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।